अभी कुछ दिनों पहले ही होम बायर्स की कई बड़ी एसोसिएशन सरकार के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी रियलिटी सेक्टर में सुधार को लेकर कई बड़ी मांगे थी। लगता है सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं। आखिर सरकार ऐसा क्या बड़ा करने वाली है जिससे एक आम होम बायर और एक कॉन्ट्रैक्टर दोनों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है? आइए इसी बात को हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जो अगर सच में लागू हो गया तो लाखों होम बायर्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकता है। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाला ये सुधार बिल्डर्स के लिए भी काफी फायदेमंद होने वाला है और उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जो सालों से अपने ड्रीम होम का इंतजार कर रहे हैं उनको भी काफी मदद मिलेगी। एक्चुअली में बात यह है कि कई होम बायर्स और उनके एसोसिएशंस की ये काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि अगर कोई कंपनी उनका कोई प्रोजेक्ट तय टाइम पर कंप्लीट नहीं करती है तो उस पूरी कंपनी को बैंक करप्ट ना घोषित करके सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंसॉल्वेंसी के दायरे में लाया जाए, ना कि पूरी की पूरी कंपनी को इसमें डाल दिया जाए, जिससे जो उनके बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। अब इस पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि आखिर अब तक क्या होता था। तो इस टाइम पर जो प्रोविजन है उनके मुताबिक अगर किसी बिल्डर की कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके सारे प्रोजेक्ट एक साथ बैंक करप्सी के दायरे में आ जाते हैं। अब चाहे वो प्रोजेक्ट भले भी चल रहे हों, ठीक चल रहे हों, तो भी असर सब पर ही पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन बायर्स को होता था जिनके फ्लैट टाइम पर बन रहे थे, पर अब इस केस में फंसने की वजह से उनके पैसे फंस गए हैं और उनके घर की डिलीवरी भी रुक गई है और बेचारे उन बायर्स के हिस्से आता है तो बस और इंतज़ार और फ्रस्ट्रेशन। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक नया प्लान लेकर आया है। IBBI और बैंक करप्सी को कंपनी लेवल पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट लेवल पर किया जाने वाला है, उस बारे में वो सोच रहे हैं। मतलब अगर किसी बिल्डर का एक प्रोजेक्ट डिफॉल्ट कर दिया गया है तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी के दायरे में उसको डाला जाएगा। बाकी जो प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रोजेक्ट की गलती की सजा बाकी प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलेगी। हाल ही में इसके लिए IBBI ने एक इंटरनल कमेटी बनाई है जो ये देखेगी कि हर प्रोजेक्ट को कैसे अलग अलग हैंडल किया जा सके। और कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो कमेटी का मेन फोकस ये है कि हर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करे जिससे उस प्रोजेक्ट की ठीक से मॉनिटरिंग हो सके और साथ ही साथ ये भी साफ साफ पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितने का लोन लिया गया, जिससे कि अगर किसी कंपनी के एक प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बाकी प्रोजेक्ट में कम से कम उनको भी सेफ रखा जा सकेगा, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। इसको लेकर 2022-23 के बीच एक केस चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के फैसले को सही ठहराते हुए इंडिया में पहली बार प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को मंजूरी दी। एक्चुअली में बात यह थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड भी एक ऐसे ही मामले में फंस गई थी जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट इको विलेज 2 में लोन डिफॉल्ट हो गया था और फिर इस केस में पहले NCLT ने बैंक करप्सी प्रोसेस में इसको डाल दिया, लेकिन बाद में अपना फैसला बदला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही से ठहराया। इसके अलावा इसको लेकर सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मानसी बरार फर्नांडिस वर्सेस शुभा शर्मा केस में ये डायरेक्शन दिया कि आमतौर पर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बेसिस के हिसाब से होना चाहिए और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही पूरी कंपनी को बैंक करप्सी में ड्रैग करना चाहिए। अब इससे होगा क्या? इससे जेन्युइन होम बायर्स जो होंगे उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और बड़ा केस हमने JP इंफ्राटेक देखा जहां पर उनका जो यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ट्रबल में चला गया तो कंपनी के बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट भी ठप पड़ गए, जिसे आखिर में सुरक्षा ग्रुप ने 2023 में टेक ओवर किया। हालांकि अब कई होम बायर्स को घर मिलने लगे हैं, लेकिन अगर टाइम पर ये प्रोजेक्ट लेवल सिस्टम होता तो इतने सालों का डिले और होम बायर्स को और ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही राय देते हैं और कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पर काफी कॉम्बिनेशन के साथ राय देते हैं, मिली जुली मिक्स राय देते हैं कि ये स्टेप काफी प्रैक्टिकल स्टेप है। हालांकि रेरा के तहत वैसे भी बिल्डर्स को प्रोजेक्ट वाइज डिटेल ही देनी होती है। अब बस इसे और ज़्यादा सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है ताकि कोर्ट और बायर्स दोनों को क्लियरिटी मिल जाए कि किसी भी प्रोजेक्ट के लटकने पर कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट के हेल्थ पर कोई भी फर्क ना पड़े। इसके साथ ही जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कई होम बायर्स की जो संस्था है जैसे
FPCE उसने भी सरकार से रेरा कानून में भी कुछ बड़े बदलावों की डिमांड रखी है, जैसे कि हर बिल्डर या प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। अगर किसी बिल्डर ने पहले भी कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा है या कोर्ट ऑर्डर का पालन नहीं किया है तो उसे नया प्रोजेक्ट शुरू करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा हर प्रोजेक्ट के लिए जो अकाउंट है वो अलग होना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि बायर्स का पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में यूज हो। और इसके अलावा अगर बिल्डर प्रॉमिस को अपने पूरा नहीं करता है या फिर प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता है तो बायर्स को रिफंड और कॉम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये दोनों रिफॉर्म सही से लागू हो गए तो रियल एस्टेट के पूरे सेक्टर में एक बड़ा रिवैम्प आ सकता है, जिससे बायर्स बिना डर के अपने ड्रीम होम की तरफ एक और कदम आसानी से बढ़ा सकेंगे। इस पूरे मामले पर, इस डिमांड पर आपका क्या कहना है? कॉमेंट्स बेलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।